नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं। योर स्टॉक्स में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपके सामने रखते हैं। तरीका बेहद ही आसान है हमसे जुड़ने का। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। फोन लाइन नंबर हमारा लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। उस पे आप चाहिए तो अपने सवाल व्हाट्सएप करिए या मैसेज भी कर सकते हैं। 9167329108 पर आप अपने सवाल हमें पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, ये तो है सवाल पूछने का तरीका। कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे हमारे साथ शो में, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं एक बार बाजार पर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाजार में आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। दिन के निचले स्तर पर आज ट्रेड कर रहा है निफ्टी, करीब 90 अंक नीचे, और बैंक निफ्टी में भी करीब अब 300 अंकों की गिरावट है। आज कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते हम देख रहे हैं मार्केट पे भी इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और कल बाजार के लिए अहम दिन भी है। कल पॉलिसी भी आने वाली है और उसके पहले हम देख रहे हैं कि बाजार में हल्की कमजोरी है। इंडेक्स स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो फार्मा से सपोर्ट मिल रहा है। फार्मा शेयरों में लगातार यहां पर तेजी बन रही है। और इसके अलावा कुछ चुनिंदा मेटल स्टॉक्स में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी, आईटी और बैंकिंग शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें तो आज टॉप गेनर है डॉक्टर रेड्डीज, करीब 3% ऊपर। महिंद्रा में शानदार तेजी है। बीपीसीएल ऊपर है। और अदानी पोर्ट्स भी अच्छे नतीजों और पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स के चलते अदानी पोर्ट भी करीब 1% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प में आज कमजोरी है, करीब 2% की। कल की शानदार तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है हीरो मोटोकॉर्प की शेयर में। इसके अलावा एचसीएल टेक में वीकनेस है, डीवीज लैब में भी कमजोरी है, टीसीएस, एशियन पेंट्स भी, ये सभी स्टॉक्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ऑटो और आईटी आज काफी ज्यादा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अगर देखें तो बराबरी का ही मामला है। 1:1 का रेशियो है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक स्टॉक ऐसा है जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि सुबह से तो बाजार दायरे में था, लेकिन अब कमजोरी बढ़ रही है। दिन के निश्चित स्तर पर पहुंच चुका है बाजार और अपने अहम सपोर्ट लेवल के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। चलिए, अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। जियोजी फाइनेंशियल से गौरांग शाह और इसके अलावा कपिल शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिनलैंड एकेडमी और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कपिल, सबसे पहले आपसे बाजार पर एक टेक्निकल चेक लेना चाहेंगे। क्या लग रहा है बाजार में, क्या ये करेक्शन और गहरा सकता है? क्योंकि अब तो देख रहे हैं कुछ अहम सपोर्ट लेवल्स को मार्केट टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसी के आसपास बरकरार रहेगा या फिर आप दबाव और देख रहे हैं मार्केट में? जी पूजा जी, तो बेसिकली पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन से हम एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम में देख ही रहे हैं मार्केट में। और इस 14 दिनों के अंदर डेली चार्ट पे एक एस्टैब्लिश्ड लोअर हाई लोअर लो की पैटर्न सीक्वेंस बन भी गई है। और जो भी कुछ इंटरमीडिएट राइजेस आ रहे हैं वो भी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो लेट्स से कि जैसे कि कल हमने थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे मार्केट को देखा था और बाद में लेटर पार्ट में हम फिसलते हुए देखने मिल रहा है, और इसका ही स्पिल ओवर इफेक्ट हमें आज भी देखने मिल रहा है। तो जो 19,600 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो कहाँ ना कहाँ पे रिस्पेक्ट होते हुए आज हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम भी देखने मिली हुई है, और पिछले 2 दिन का लो भी ब्रीच होते हुए देखने मिल रहा है। और जबकि लोअर हाई लो लो सीक्वेंस बन गई है और हम काफी एक्सटेंडेड अपसाइड मोमेंटम को भी देखा हुआ है। 20,000 का अराउंड का लेवल भी हमने टेस्ट किया हुआ है। तो एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट 18% और ये 16 to 18% बॉटम लेवल से चला है, तो उसके कंपेयर में अभी तक तो सिर्फ 3-3.5% का ही हमें फॉल देखने मिला हुआ है। तो अगर प्राइसेस यहाँ से और भी एक्सटेंड होते हैं तो कोई ब्रॉडर नेगेटिव स्ट्रक्चर खराब नहीं हो रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रक्चर में तो पेन है वैसे। तो 19,475 पे के लेवल पे अभी चल रहा है, तो दबाव मुझे लग रहा है कि और भी बना रहेगा जब तक 19,600 के लेवल के नीचे चल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म पेन है, और इमीडिएटली डाउन साइड मोमेंटम हम कहाँ ना कहाँ पे 19,300 तक देख रहे हैं, जो कि इसके प्रीवियस लेवल से 19,300 लेवल रीच हो जाता है तो और भी पेन हो सकता है 19,100 और 18,800 तक। ठीक है, तो ये है बाजार पर नजरिया, और बाजार पर एक नजरिया और बनता है। और गौरांग साहब, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आपका बाजार पर एक्सपर्ट व्यू क्या बनता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
इस शो पर आमंत्रित करने के लिए और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हमने हर सोमवार को हम हफ्ते का बाजार को लेकर के नजरिया देते हैं और हमने इस हफ्ते सोमवार को कहा था कि पिछले हफ्ते का जो रुझान था बाजार में वही अमूमन हमको देखने मिलेगा, लेकिन जो उठापटक जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं वो थोड़ी बहुत कम दिखाई देगी इस हफ्ते। इस हफ्ते निर्णायक तरीके से पहली तिमाहियों के नतीजों का जो शुरुआत हुई थी उसका वो खत्म हो जाएगा और मेरे ख्याल से स्थानीय और विदेशी खबरों पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। और हमारा ये भी मानना है कि बाजार सर्वोच्चम ऊंचाई छूने के बाद थोड़ा बहुत दायरे में कामकाज करे, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आए और एक मजबूत बुनियाद बनाने की कोशिश करे, ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा होगा, जिससे छोटी या मध्यम अवधि में जिसने निवेश किया होगा वो मुनाफा सब समेट लेंगे और जो मौका चूक गए हैं उनको नीचे के दायरे में मौका मिलेगा बाजार में आकर के अच्छी मजबूत सक्षम कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। तो हम ज्यादा चिंतित नहीं है, ये मेरे ख्याल से इतिहास रहा है बाजार का, जब कभी भी हमने सर्वोच्चम ऊंचाई बनाई है कुछ समय के लिए बाजार सूचकांक जो है सेंसेक्स निफ्टी या बाकी अन्य सूचकांक वो एक दायरे में कामकाज करते हैं और कंसोलिडेट करता है। तो ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि आने वाले भविष्य में जो हम फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे वहां पर हमें टिक पाना भी आसान होगा और उसके और ऊपर जाने के लिए हमें थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी। तो थोड़ा बहुत कमजोर है बाजार, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये अच्छा है बाजार की सेहत के लिए और कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कंसोलिडेशन के लिए फिलहाल बाजार से अच्छे क्यूज मिलते हुए आगे का नजरिया देते हुए गौरांग साहब। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। विवेक हैं मध्य प्रदेश से, हमारे दर्शक एक जुड़े हुए हैं। विवेक, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में कहां से हैं आप और पूछें अपना सवाल। IEX से मेरे पास 300 शेयर है, 172 का एवरेज रेट है, तो इसका पूछना था मुझे कि क्या करूं, उसको होल्ड करूं या एवरेज करें, क्या करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा नजरिया क्वेश्चन आपका? और था जी। लॉन्ग टर्म नजरिया, शॉर्ट टर्म नजरिया? सर 1-2 साल होल्ड कर सकता हूँ, 2 साल करीब। ठीक है, गौरांग सर आप बताएं क्या करना चाहिए। IEX में एनर्जी जो पूरा सेगमेंट है उस पर हाल फिलहाल फोकस भी बढ़ा है। तो यहाँ पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा इस स्टॉक को लेकर के, यानी कि IEX को लेकर के काफी लोग यहाँ पर निवेश कर चुके थे क्योंकि ये काफी तीव्र गिरावट दिखा रहा था और काफी लोग यहाँ पर फंसे हुए भी हैं। जिस तरीके से नकारात्मक रुझान अभी भी बन रहा है, अगर आप तुलना करें पिछले 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, तो जिस प्रकार से गिरावट आई है काफी निवेशकों की पूंजी में हामी हो चुकी है। कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। और ये एक प्लेटफॉर्म है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये किसी भी तरह का ऊर्जा उत्पादन या ऊर्जा वितरीकरण में कामकाज नहीं कर रहा, एक सिर्फ एक सहूलियत कराता है प्लेटफॉर्म के माध्यम के द्वारा ट्रेड्स एनेबल करने के लिए। अगर ऊर्जा क्षेत्र में आपको कहीं पर देखना है या फिर ऊर्जा वितरीकरण में आपको कहीं पर देखना है तो ऊर्जा उत्पादन में हमें टाटा पावर, NTPC, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां, CESC जैसी कंपनियां जो है वो पसंद आती हैं। अगर ये चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन IEX पर कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो पावर कंपनियों पर नजर रखनी है तो टाटा पावर, टोरेंट पावर, CESC जैसी कंपनियों पर आप नजर रख सकते हैं। ये व्यू आपके स्टॉक पर। अगला सवाल ले लेते हैं। फेसबुक पर हमें आया है गाजियाबाद से KC शर्मा जी का। नाथ बायोजीन्स के स्टॉक है इनके पास, 300 शेयर्स 219 पर लिया हुआ है और इसमें इनको मुनाफा है। अभी पिछले काफी समय से तो स्टॉक एक दायरे में कारोबार कर रहा था, लेकिन आपको 6 महीने का चार्ट दिखाते हैं इसका, और इसमें इस बीच स्टॉक करीब 46% चल चुका है। खैर इनको बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है स्टॉक में क्योंकि क्वांटिटी भी कम ले रखी है। आज स्टॉक 3% ऊपर भी है। अब देखना होगा यहां से और तेजी के लिए बने रह सकते हैं या नहीं। कपिल, आप सजेस्ट करिए नाथ बायोजीन्स क्या करें। पिछले के कुछ टाइम में हमने काफी सारा पेन इस स्टॉक में देखा हुआ है। लाइक 440 का स्टॉक हुआ था 2021 में, और वहां से लेके स्टॉक ने तकरीबन जनवरी महीने में अपनी बॉटम बनाई थी 146 की, और यहाँ से हमें को काफी बहुत बड़ी 2 साल की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें आते हुए देखने मिला है। तो प्राइसेस ने ऊपर की मूव तो किया हुआ है। अभी 140 से लेकर 227 के लेवल पे आ गया है। तो स्टॉक अपने जो इसके अपसाइड मोमेंटम हो गए थे, मुझे लग रहा है अभी कहां ना कहां पे थोड़ा सा कूल ऑफ होना
करना चाहिए तो आपका समय अवधि इसमें थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ेगी। समय अवधि थोड़ी सी ज्यादा रख के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और फिलहाल के लिए कुछ स्टॉक काफी बार स्टॉक 250 260 के यहाँ पे रेजिस्टेंस कर सकते हैं, तो वहां पे ऊपर के लेवल पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन करंट लेवल पे होल्ड करना बनता है। ठीक है, तो ये है नाथ बायो पर आपको राय आती हुई कपिल जी की ओर से। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। आर के शर्मा साहब हैं जयपुर से। आर के शर्मा साहब, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। मॉर्निंग सर। जी पूछे सर अपना मेरे सवाल। पास 150 शेयर न्यू इंडिया एश्योरेंस के हैं। कितने शेयर एक बार फिर से बताएं। 50 शेयर हैं सर। ठीक है, किन लेवल और पे लिया है? 155 की खरीद है। ठीक है, क्या नजरिया चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का? सर वैसे ही खरीदे थे, कुछ भी नहीं है, रेट डाउन चल रही है, तो बेचने हैं या रखने हैं? ठीक है, कपिल जरा राय दें। न्यू इंडिया एश्योरेंस फिलहाल इनके लेवल से नीचे है और नुकसान हो रहा है, इस पे नजरिया चाहते हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस बेसिकली जो ये कंपनी है जहां पे हमने देखा हुआ है कि नॉट आउट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में काफी सारे मोमेंटम आ गई है, लेकिन जो री इंश्योरेंस कंपनीज है वहां पे आपका एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आता है। लेट्स से एक साल में 2 महीने काफी अच्छे चलते हैं, बाकी के 10 साल स्टॉक प्राइस काफी रिट्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक कुछ वेरी पॉजिटिव ट्रैक्शन इस स्टॉक में दिखने तो नहीं मिलता है। हालांकि इस तरह पे स्टॉक ने पिछले कुछ टाइम से मूवमेंट करके अपनी रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं 126 के यहाँ पे चल रहा है, तो मैं कहूंगा कि 114 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करें। अगर बाद में ये स्टॉक जब 130 के लेवल सक्सेसफुली ऊपर में सस्टेन करने लगता है, तो चांसेस है कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर में 145 तक मूव कर सके। लेकिन इन सारे स्टॉक्स में बहुत एक मोमेंटम अच्छी हमें देखने नहीं मिलती है, टेम्पररी मोमेंटम आती है और उसके बाद में अच्छा खासा टाइम वो अपसाइड मोमेंटम को रिट्रेस भी करता है। तो 114 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, 130 के ऊपर जाएगा तो 144 145 लेवल के यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू न्यू इंडिया एश्योरेंस पर। अगला सवाल ले लेते हैं, हमें चेन्नई से अरुण ने भेजा है और इनका सवाल है वेदांता पर 2225 शेयर्स 250 रुपए के भाव पर लिया हुआ है, वहां से स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, इनको करीब करीब 10 रुपए प्रति शेयर का नुकसान भी हो रहा है स्टॉक में। गौरांग, आपसे काफी बार मेरे ख्याल से इस स्टॉक को लेकर बात भी हुई है, मेटल स्पेस पर भी बात हुई है, नुकसान काफी हो रहा है। वेदांता क्या सही चुनाव है बने रहने के लिए? क्योंकि बात तो नहीं हो पाई, कितना समय ये दे सकते हैं, बट सिलेक्शन क्या सही है? अगर सिर्फ डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या फिर निकल जाए स्टॉक से, कोई दूसरा आप इन्हें स्टॉक सजेस्ट करेंगे? देखिए, पहले तो अगर नजरिया 1.5-2 साल या उससे अधिक का है तो आप निवेशित रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी खरीदारी की राय है वेदांता पर लंबी अवधि के लिए। ये भी वास्तविकता है पूजा के पिछले कुछ महीनों में या पिछले 6-8-9 महीनों में या साल भर में बहुत ही बड़ा डिविडेंड इन्होंने निवेशकों को दिया हुआ है और वो भी काफी सराहनाजनक है। तीसरी बात यह है कि वेदांता अब सिर्फ धातु क्षेत्र की कंपनी नहीं रही है, एक डाइवर्सिफाइड मल्टी नेचुरल रिसोर्स कंपनी बन गई है जब से केन इंडिया का मर्जर वेदांता के साथ हुआ है, यानी कि कच्चा तेल भी अब इनके बैलेंस शीट के तहत आ गया। हाल ही में कुछ खबरें थी चिप्स को बनाने को लेकर के सेमीकंडक्टर को फॉक्सकॉन के साथ, लेकिन वो जो करार किया था वो दोनों कंपनियां अब अलग अलग रास्ते पे चली गई है। लेकिन मैनेजमेंट ने ये भी बयान दिया है कि वो अपना जो निवेश का कार्यक्रम था वो जारी रखेंगे और कोई दूसरा पार्टनर ढूंढेंगे चिप्स बनाने के लिए, और गुजरात में ये प्लांट लगेगा। तो अगर निवेश लंबी अवधि का है तो आप निश्चिंत होकर के वेदांता में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो निवेश लंबी अवधि का है तो वेदांता पर फोकस करें, ये आपको राय आती हुई गौरांग जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक अहम खबर आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार। महंगाई को लेकर सरकार की आज एक अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट सचिव समेत तमाम अहम मंत्रालयों के सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बैठक का एजेंडा महंगाई है, लेकिन बताएं क्या अंदर खाने से खबर आ रही है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, सरकार महंगाई को लेकर के चिंतित है। यही वजह है कि आप इस वक्त एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सूत्रों की माने तो आज शाम कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होने जा रही है। एजेंडा उसमें यही रहेगा, महंगाई पर काबू या नियंत्रण कैसे पाया जा सके। इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक जो संबंधित अहम मंत्रालय है, मसलन उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय,
कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इनके सचिव, इनके अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि सबसे पहले तो एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि अब तक महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए पाए हैं, वो कदम कितने कारगर साबित हो पाए हैं और आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। हाल के समय में आप देखें तो 2 ऐसे ज़रूरी वस्तुएँ हैं जिनकी कीमतों ने सरकार को परेशान कर रखा है। सबसे पहला है टमाटर और दूसरा है दाल की कीमतें। ये लगातार जिस तरीके से बढ़ रही हैं और नियंत्रण के बाहर जा रही हैं, इससे सरकार कुछ और कदम उठाने पर विचार कर रही है। मसलन टमाटर को लेकर के सरकार तमाम जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, इसके ज़रिए सस्ती दरों पर टमाटर की बिक्री कर रही है, लेकिन इस पर और इसको विस्तार देने पर कदम बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है दालों को लेकर के, तो सूत्रों की माने तो मौजूदा जो स्टॉक है, इसको फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी और अगर इम्पोर्ट एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है, इम्पोर्ट का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। और इसकी बड़ी तस्वीर अगर आप देखें तो महँगाई के मोर्चे पे इस वक़्त जो फीडबैक सरकार को ग्राउंड से मिल रहा है, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। यहाँ तक कि मौजूदा संसद में भी कई विपक्षी दलों ने महँगाई का विषय उठाया है। कल ही समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता ने महँगाई का विषय उठाया है, जिसको लेकर के सरकार को समझ में आ रहा है कि अगर ये नियंत्रित नहीं होता है, तो ये अभी तो सरकार के लिए एक नुकसान साबित होगा। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में भी ये सरकार के लिए अच्छे संकेत लेकर के ना आए। यही वजह है कि सरकार त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अभी इस तरीके के अहम बैठक के जरिए जरूरी और ठोस कदम उठाएगी ताकि स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके और ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई जा सके। बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए समीर आपका। और वाकई महंगाई से राहत बहुत जरूरी है और महंगाई ने आरबीआई की भी चिंता बढ़ा दी है। कल आएगा आरबीआई एमपीसी की बैठक का फैसला, क्या फिर सख्त रुख अपनाएगा आरबीआई पॉलिसी पर ईटी नाउ से देश की सबसे बड़ी कवरेज कल सुबह 9:45 से लगातार। सवाल हमें आया है कोल इंडिया पर 50 शेयर्स 228 पर इन्होंने लिया हुआ है और 231 पर ये स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है और हाल फिलहाल की ही खरीदिंग की लग रही है। कोल इंडिया के नतीजे भी आज आए थे। नतीजों के बाद ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिखा, हालांकि नतीजे अनुमान से बेहतर थे, लेकिन कोल इंडिया में हम देखते हैं वैसे भी ज्यादा कुछ रिएक्शन नजर नहीं आता। डिविडेंड का फायदा हाँ शेयर होल्डर्स को काफी मिलता है, इसलिए इनको भी देखे तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में ही है कोल इंडिया में। अब इनसे बात तो नहीं हो पाई, कितना समय दे सकते हैं, बट गौरांग आप ही सजेस्ट करिए कोल इंडिया क्या करना चाहिए स्टॉक में। पूजा नतीजों को लेकर के, कोल के उत्पादन को लेकर के और कोल की क्वालिटी को लेकर के परिस्थिति बहुत सुधरी है और ई ऑक्शन के माध्यम के द्वारा सबसे अच्छे भाव इनको मिलते हैं। नतीजों को लेकर के एक तिमाही में आप कोल इंडिया जैसी कंपनियों का आकलन नहीं कर सकते क्योंकि ये कोल माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनी है और मेरे ख्याल से विश्व भर में सबसे ज्यादा जो कोयले की खान होती है वो इनके पास है, नेचुरल रिसोर्स जिसे हम कहते हैं। 275 तक के लक्ष्य हमारे लंबी अवधि के लिए, तो अगर लंबी अवधि का निवेश है कोल इंडिया में तो ये बने रह सकते हैं। ठीक है, तो लंबी अवधि के निवेशक हैं तो इसमें बने रहने की आपको सलाह, बेहतर संकेत मिलते हुए। चलिए अगले दर्शक हैं राजेश मुंबई से, उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल है रिलायंस इंफ्रा पे और इसके इन्होंने 6200 शेयर लिए हुए हैं 90 रुपए के भाव पे। फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे में है, बहुत बेहतर लेवल पे लिया, हालांकि ये स्टॉक इस बहुत ऊंचाई से भी फिसला है। चलिए कपिल जरा इस पे एक नजरिया बताएं, रिलायंस इंफ्रा हालांकि अच्छे लेवल पर लिया, अच्छे खासे मुनाफे में। जी जैसे कि जिस हिसाब से उन्होंने टाइम दिया और जिस हिसाब से बाय करके होल्ड किया हुआ, तो उस हिसाब से मैं एज्यूम करता हूँ कि वो एक लंबे समय के निवेशक रहे होंगे और रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक के यहाँ पे आते हैं तो स्टॉक ने नो डाउट काफी ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, लेकिन नीचे के लेवल से अभी स्टॉक रिवाइवल भी हो रहा है। पिछले कुछ टेक्निकली मैं देख रहा हूँ कि काफी टाइम से ये स्टॉक एक लेवल पे स्ट्रगल कर रहा था, वो लेवल है कुछ 170 के लेवल का। तो पिछले महीने में मंथली चार्ट पे स्टॉक ने इस लेवल के जो इसके रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया हुआ है, क्लोज भी दिया हुआ है, जिसको हम टेक्निकली एक पॉजिटिव ब्रेकआउट की तरफ भी मानते हैं। तो इस स्टॉक में एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल भी रही है और स्टॉक का लेट्स से कि और बार ऊपर में उसके जो नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल आते हैं वो कहां ना कहां पे इसके 250 के लेवल के यहाँ पे मुझे देखने मिल रहे हैं। 250 एक लेवल है, 280 दूसरा लेवल है, तो अभी भी इस स्टॉक में काफी सारा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस लग रहे हैं। तो इतना होल्ड किया है, अभी स्टॉक ने पॉजिटिव ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, तो उनमें सलाह ये रहेगी कि रिलायंस इंफ्रा में होल्ड कर सकते हैं अभी के लिए।
ओके, तो रिलायंस इंफ्रा में बने रहने की राय आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। गुजरात से हमारे साथ कमल जुड़े हैं। कमल जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम, मेरे पास वारी रिन्यूएबल के 1000 शेयर है 85 के रेट पर। तो मेरे को ये जी। जानना था मैडम, काफी लॉन्ग टाइम हो गया है मेरे को इसको होल्ड करते हुए, तो मैं क्या इसमें कंफर्टेबल हूँ या फिर मेरे को प्रॉफिट बुक करना चाहिए? चलिए, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, काफी समय से ऐसा लग रहा है आप इसको होल्ड कर रहे हैं और शानदार मुनाफा भी हो रहा है। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग, वारी रिन्यूएबल्स, इसको आप ट्रैक करते हैं क्या? सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है और अब हम देख रहे हैं कि सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी पर जिस तरह से फोकस बढ़ा है, उसी का फायदा इस कंपनी को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और 285 पर इन्होंने लिया था, काफी पहले एक पुरानी खरीद है और वहां से देखिए स्टॉक में लगातार हम तेजी देख रहे हैं। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर इस वक्त कारोबार कर रहा है, वारी रिन्यूएबल टेक का शेयर। एक बार अगर इसको थोड़े लॉन्ग टर्म चार्ट्स हम दिखाएं, इसी साल का अगर चार्ट अगर हम देख लें तो 170% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। गौरांग, ये जानना चाह रहे हैं अभी और तेजी के लिए स्टॉक में बने रह सकते हैं क्या? काफी समय ऑलरेडी दे चुके हैं, तो कुछ मुनाफा बुक कर ले या फिर अभी भी और तेजी के लिए इन्हें स्टॉक में बने रहना चाहिए? पूजा, पहले तो ये कंपनी को हम ट्रैक नहीं करते हैं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 285 पे इनका निवेश 1000 शेयर का, और वो आज के तारीख में 1355 पर खड़ा हुआ है। आप अगर मुनाफा देखें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बेहतरीन मुनाफा इनको हो रहा है। और अगर आप शेयर बाजार में पैसे निवेश करते हैं कि किसके लिए करते हैं कि आपके अपने निवेश के ऊपर मुनाफा मिलता हो, और अगर आपको इस तरीके का शानदार मुनाफा मिलता है तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको शेयर बाजार में से चाहिए क्या। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है। ठीक है, तो ये है व्यू। अगर पैसों की जरूरत नहीं है आपको तो फिर आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको मुनाफा काफी हो चुका है। लेकिन एक बार टेक्निकल राय भी ले लेते हैं वैसे इस कंपनी पर, क्योंकि फंडामेंटली तो गौरांग जी ट्रैक नहीं करते हैं। कपिल, आप क्या चार्ट्स देख पा रहे हैं और चार्ट में क्या कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि यहाँ से और तेजी दिख सकती है या फिर प्रॉफिट बुक करने का सही समय है? जी, जैसे कि टेक्निकली हम एक अप्रोच जो फॉलो करते हैं और इसको हम एक मोमेंटम ट्रेडिंग का नाम भी दे सकते हैं। जो हम एक नॉर्मल लाइफ में एक कोट होता है, आई डोंट नो कितने लोग इससे एग्री करेंगे या फिर सहमत होंगे नहीं होंगे, अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है, जो एक नॉर्मली एक नोशन है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में हम देखते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो वीक स्टॉक है वो वीक रहता है। तो हम जो मोमेंटम ट्रेडिंग का जो बेस है वो उस पे ही डिपेंड करता है। अभी वारी रिन्यूएबल्स नो डाउट एक स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम में है, और नॉर्मली इस केस में उसके कोई अपसाइड पोटेंशियल अपसाइड टारगेट नहीं होते क्योंकि स्टॉक प्राइस काफी अच्छे हैं। और यहाँ पे ऐसे स्टॉक में आपको टारगेट फिक्स करना, इट इज लाइक दैट कि कहां ना कहां पे आप अपने प्रॉफिट को लिमिट कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में हम वही देखते हैं कि इसका स्टॉक का जब तक अपना स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता है या फिर सपोर्ट लेवल्स के ब्रीच नहीं होते हैं तब तक उसको होल्ड करो। जब तक स्ट्रक्चर अच्छा है तो तब तक क्यों सेल करना, जब स्ट्रक्चर खराब होगा तब हम उसमें से एग्जिट करने की सोचेंगे। तो यहाँ पे 1322 के लेवल पे चल रहा है। हम जो इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल देख रहे हैं वो कहां ना कहां पे कुछ 1000 लेवल या फिर थोड़ा जो नेक्स्ट बेस सपोर्ट लेवल है वो काफी दूर का हो जाएगा, वहां पे काफी सारा कैपिटल भी इरोजन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि 1000 का इसका एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल देखने मिल रहा है। तो जब तक ये 1000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा हो होल्ड कीजिए, और 1000 के नीचे जा रहा हो तो ऑफकोर्स वहां पे बाद में हम स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो तेजी बनी रहने की ही अनुमान है, तो क्यों एग्जिट करना? आप चाहे तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1000 के ऊपर, जब तक है चिंता वाली कोई बात नहीं है। 1000 के करीब आने लगे तो वापस से एक बार रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि मुनाफा तो आपको अच्छा खासा अभी भी हो ही रहा है। चलिए, क्या है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। और हमारे साथ ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ गई हैं। ध्वनि, बताइए आज क्या ऑप्शंस में कहां मौके दिख रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे बनता है वो बीपीसीएल में बनता है।
स्टॉक की अगर हम बात करते हैं चार्ट स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे डेली से स्टॉक ने अपनी 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट लिया है और शॉर्ट टर्म चार्ट पे यहाँ पे एक RSI के साथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो इसी का हम फायदा उठाते हुए 360 का जो कॉल ऑप्शन है उसे हमें बाय करना रहेगा। 8 रुपए पे इसको बाय करना है। इसका जो टारगेट यहाँ पे बनता है वो 12 का बनता है और स्टॉप लॉस आपको इस पे 6 का मेंटेन करके चलना है। लॉट साइज इसकी 1800 है, तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपका जो मैक्स यहाँ पे गेन बनता है तो 3600 का बनता है और मैक्स लॉस जो यहाँ पे आपका मैक्स गेन जो है वो 7200 का बनता है और जो मैक्स लॉस है आपका वो 3600 का बनता है। ओके, तो एक बढ़िया कॉल आपके लिए BPCL की 360 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे। करंट मार्केट प्राइस 8 के आसपास है, 12 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। लॉट साइज 1800 का है, ये आपको ध्यान में रखना है। शुक्रिया ध्वनि, ये बेहतरीन ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते, कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हैं हमारे साथ, कृष्ण कुमार हैं जयपुर से। फेसबुक के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। इनके पास HBL पावर के 50 शेयर है 140 के भाव पे। HBL पावर जून के महीने में ये भाव था 140 के आसपास, जबरदस्त रैली दिखी है जून के महीने से अब तक। गौरांग सर, आपसे जानना चाहेंगे HBL पावर को लेकर क्या लग रहा है? अच्छी तेजी अब तक आ चुकी है जून के महीने से, आप यहाँ पे देखिए इनको मुनाफा भी काफी अच्छा हो रहा है। क्या करें, निकले या अभी बने रहें? इस क्षेत्र को लेकर के बहुत सारे बदलाव सरकार के तरफ से नीतियों के आधार पर होते हुए नजर आए हैं। फिर वो चाहे सीधे सीधे ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां हो, ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनियां हो, या फिर ऊर्जा से जुड़ी हुई जो इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स लगते हैं उसके जुड़ी हुई कंपनियां। अब जाहिर है कि इस क्षेत्र में जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं उन पर आपको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। HBL पावर पर बुनियादी तर्क के आधार पर कोई राय या फिर फंडामेंटल रिपोर्ट नहीं है, इसलिए सीधे सीधी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू HBL पावर पर। अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें इंस्टाग्राम पर आया है अहमदाबाद से किरण जी का। अदानी एंटरप्राइजेज है इनके पास 186 शेयर्स 1500 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ था और जब बीच में स्टॉक काफी ज्यादा टूटा था, जब चलना शुरू हुआ था तब शायद इन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली है। संपर्क तो नहीं हो पाया कब खरीदे, लेकिन वहां से अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है, अच्छा खासा मुनाफा इस वक्त है। 1,80,000 से ज्यादा के मुनाफे में ये हैं इस वक्त। अदानी एंटरप्राइजेज पर गौरांग आप ही सलाह दीजिए। मुनाफा तो काफी हो चुका इनको, काफी बड़ा मुनाफा है। अभी भी बने रहना चाहिए अदानी एंटरप्राइजेज में या फिर मुनाफा देकर निकल जाए? बाद पूरे अडानी समूह की कंपनियों में हमने गिरावट देखी, अनिश्चितता का वातावरण हुआ, फिर कंपनी के तरफ से कुछ स्पष्टीकरण आया, कुछ टिप्पणियां भी आई। चेयरमैन साहब से भी हमने काफी कुछ बातें सुनी। हम अडानी ग्रुप की समूह कंपनियों में कवरेज नहीं रखते, लेकिन इतना बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप की कंपनियां कमजोर है या फिर उसमें कुछ कमियां हैं। इस ग्रुप की कंपनियों में बहुत सारी सक्षम और मजबूत कंपनियां भी हैं जिस प्रकार से ये कामकाज करती है और जिस प्रकार से बैलेंस शीट है। अनफॉर्चुनेटली अडानी एंटरप्राइजेस पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये उन कंपनियों में से है जिनकी बैलेंस शीट बहुत सक्षम और मजबूत है। एंटरप्राइजेस को लेकर ये व्यू। लेकिन अगली दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, अंजना है चित्तौड़गढ़ से। अंजना जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? 5 दिन पहले लिए थे 194 के रेट से। ओके, तो उसको होल्ड भी कर सकते हैं, इसको इसमें बने रहे हैं या हम अभी शॉर्ट प्रॉफिट आता है, जैसे कल भी उसमें 25,000 का प्रॉफिट निकाला नहीं हमने, रखे बने रहे हैं या निकाल लें? ओके, आपका नजरिया कितने दिनों का है, कब तक रुक सकते हैं आप? हम तो 6 महीने रुक सकते हैं, साल भर रुक सकते हैं, और इंस्टेंट अगर वो प्रॉफिट मिलेगा तो वो बुक कर सकते हैं। दोनों टाइप का है, यानी लंबी अवधि के निवेशक है। इसी हफ्ते इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदा है 194 के भाव पर। गौरांग जी, क्या करना चाहिए इनको, रुकना चाहिए? 6 महीने से 1 साल का व्यू है इनका। देखिए, 6 महीने के लिए तो हम सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटी या मध्यम अवधि हो जाती है। हाँ, लेकिन साल 1.5 साल या उससे ज्यादा समय दे सकते हैं, तो आप यहाँ पर निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं। संख्या हालांकि इन्होंने 10,000 शेयर एक ही समय पर 194 के भाव पे खरीद कर दी है। आपको अगर बड़ी संख्या में खरीदारी करनी है तो आपको किश्तों में करनी चाहिए। एक साथ अगर पैसा लगा देते हैं तो थोड़ी बहुत छोटी मध्यम अवधि में परिस्थिति नाजुक या कमजोर हो जाती है अगर शेयर का दाम नीचे आ जाता है तो।
लेकिन जिस तरीके से सरकारी बैंकों के नतीजे आ रहे हैं, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि इनको अपना निवेश बना करके रखना चाहिए। संख्या 10,000 है, इसलिए मैं और जोड़ने की तो राय नहीं दूंगा, लेकिन जो समय सीमा है उसको आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा और समय दीजिए और आपको यहाँ पर और अच्छा मुनाफा बनते हुए नजर आएगा, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको इस स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। नीरज सिंह। नीरज जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम मैं सिलवासा से बोल रहा हूँ, दमन दीव से। मैडम मैंने कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिया था 225 पे 3,000 क्वांटिटी। तो अच्छा, ठीक है, तो फिलहाल तो मुनाफे में है आप और समय देना चाह रहे हैं स्टॉक को? जी जी मैडम जी, 4 से 5 महीना आराम से देना चाहता हूँ इस स्टॉक को। ठीक है, कपिल आप कपिल आप सलाह दीजिए। कैपेसिटी इंफ्रा 3,000 शेयर्स है इनके पास, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। 3,000 शेयर्स इन्होंने 225 पर लिया था, मुनाफा तो इनको हो रहा है और ट्रेडिंग का ही नजरिया है, 4-5 महीने का व्यू और है। तो 4-5 महीने के लिए चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको, और तेजी के लिए रुकना चाहिए इन्हें या फिर जो भी मुनाफा है लेकर निकल जाए स्टॉक से? जी, कैपेसिटी इंफ्रा का जो हम टेक्निकल डेवलपमेंट दिखते हैं तो थोड़े टाइम से उसने अंडर परफॉर्म तो किया था। लेट्स से कि 2017 से के साथ जो हम उसके टॉप्स को जोड़ते हैं तो एक डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल बनती है 3 से 4 साल की। और रिसेंटली ही यानी 3 एक महीने पहले ही वहां पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है जो एक पॉजिटिव साइन है। और सेकंडली हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ओवरऑल कंपनीज भी देखते हैं तो वहां पे एक अच्छी सी मोमेंटम देखने मिल भी रही है। स्टॉक प्राइस के जो इमीडिएट हर्डल लेवल्स थे वहां से ही उन्होंने ऑलरेडी सरपास कर दिया, तो एक पॉजिटिव साइन तो देखने मिल ही रही है। तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एंड ये स्टॉक का इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ ना कहाँ पे 250 के लेवल पे आता है और 250 लांघते ही के बाद में ही उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल होता है 270 तक का आ रहा है। वहां पे दूसरी कुछ मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस लेवल भी आ रहे हैं। तो 3 से 4 महीने का समय अवधि काफी अच्छा होता है और स्टॉक मोमेंटम में भी है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और ऊपर में 270 के अपसाइड पोटेंशियल हम देख सकते हैं। 270 के अपसाइड पोटेंशियल के साथ कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विवेक सोलंकी हैं देहरादून से। इनके पास जेंसा टेक के 100 शेयर है 452 के भाव पर। गौरांग सर क्या करना चाहिए इनको? 452 के भाव पर है, करंट भाव 487 रुपये, अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है। महीने भर में स्टॉक में 27% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। क्या करें, ये तेजी बनी रहेगी आगे भी? देखिए, स्टॉक में एक अच्छा रुझान हमने ऊपर की तरफ देखा है और हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर जेंसा टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की राय है। डिफेंस सिक्योरिटी सर्वेलेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी है और जिस प्रकार से मौके इस कंपनी को मिलेंगे आने वाले भविष्य में ऑर्डर्स को लेकर के, उससे इनके नतीजों में और सुधार हो सकता है। लेकिन क्योंकि पिछले 3 महीनों में काफी चल चुका है, हो सकता है ये थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकता है, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते। तो ये है व्यू जेंसा टेक पर। शानदार तेजी यहां पर भी देखने को मिली और लंबी अवधि के लिए आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। चलिए अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। पुणे से अखिलेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। अखिलेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैंने 147 के रेट से लिए हैं और उसके बारे में जस्ट प्रॉस्पेक्ट जानना था। ऐसे तो बैटरी सेगमेंट में काम कर रही है कंपनी और रेलवेज और इस सब में काफी स्कोप है इनका, बट फिर भी मैं अपने एक्सपर्ट से जानना चाह रहा था कि उनका क्या एडवाइस रहेगा फॉर ऑन दिस शेयर एंड आई कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो। ओके, एचबीएल पावर इनफैक्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही स्टॉक पर डिस्कशन किया था। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है और पिछले 6 महीने का ही चार्ट देखें तो 133% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो शानदार तेजी बनी थी इस शेयर में। तो गौरांग से बात हुई भी थी स्टॉक को लेकर, लेकिन एक बार टेक्निकल चेक ले लेते हैं स्टॉक का। क्या व्यू बन रहा है आपका कपिल? एचबीएल पावर में और तेजी के लिए रुक सकते हैं?
जी, एचबीएल पावर ने काफी अच्छी मोमेंटम दिखाई हुई है। आई थिंक वेरी लो 2 डिजिट के लेवल से लेके अभी यानी 250 सवा 200 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। तो स्टॉक में मोमेंटम तो है ही, कोई भी रिवर्सल साइन नहीं है। नो डाउट एसएसआरएस जो स्टॉक होते हैं वहाँ पे टेक्निकल ऑसिलेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं कि ये स्टॉक काफी ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन स्टॉक अपने आप में जब तक नर्वसनेस नहीं दिखाता है हम उसमें बने रहने की राय देते हैं। तो 26 के यहाँ पे इमीडिएट स्टॉप लॉस उसके 195 के यहाँ पे बनते हैं, जो उसका इमीडिएट लो बना हुआ था। तो उस स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टॉक को होल्ड करने टेक्निकल पैरामीटर में अभी इनको संकेत यही मिल रहे हैं कि हालांकि स्थिति ओवरबॉट की दिख रही है, लेकिन अभी भी 195 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ राहुल तिवारी हैं इंदौर से। राहुल जी, पूछिए क्या सवाल है। मॉर्निंग सर, मेरे पास में रील के 9000 शेयर्स हैं एट द रेट 221 में। ओके, तो ये थोड़ा जानना था कि इसको अपन प्रॉफिट बुक करें कि इसमें होल्ड करूं। वैसे मैं होल्ड कर सकता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, लंबी अवधि के निवेशक है, होल्ड कर सकते हैं। खबर अब ये आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जिस तरह से सेबी की तरफ से इंट्रीम ऑर्डर आया था, जांच के आदेश आए थे, वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इशू थी, साइफनिंग ऑफ फंड्स और बोगस बुक एंट्री जैसी खबरें आई थी। तो उस खबर के बाद से यहाँ पर हालांकि शेयर पे असर नहीं हुआ और कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि सोनी के साथ मर्जर को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। गौरांग सर, क्या लग रहा है इन खबरों के बीच में जील में इनको क्या बने रहना चाहिए? लंबी अवधि के निवेशक है। देखिए, पहले तो इस खबर को लेकर के जो भी बाजार में हरकत आनी थी जी के शेयर में वो आ चुकी है, क्योंकि ये खबर बहुत पुरानी हो चुकी है। अब मर्जर होगा नहीं होगा, कुछ वाद विवाद को लेकर के खबरें आ रही, जिसके कारण शेयर में थोड़ी बहुत उठापटक हम देखते हैं। हमारी खरीदारी की राय है, यानी कि बुनियादी दर के आधार पर रिसर्च रिकमेंडेशन है हमारी। लेकिन ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, इसलिए क्योंकि खबर पर ज्यादा आपको हरकत में आता हुआ दिखता है। और हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत करीब है, करीबन 240 के आसपास। और इनके पास 9000 क्वांटिटी है। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या विचार करके एक साथ इतनी बड़ी क्वांटिटी ले ली है, लेकिन क्योंकि बुनियादी दर के आधार पर 240 का लक्ष्य है, तो वहां पर चाहे तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट सकते हैं या पूरा मुनाफा समेट सकते हैं। ठीक है, तो 240 के लेवल्स को आप वॉच करिए और अगर उसके आसपास मिलता है तो फिर निकल जाने की राय आपको दी जा रही है जी एंटरटेनमेंट से। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ दीपक पांडे जुड़े हैं फोन लाइन पर। दीपक जी नमस्कार। ओके, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन दीपक पांडे इन्होंने दीपक फर्टिलाइजर का स्टॉक ही लिया हुआ है। 40 शेयर 730 के भाव पर इन्होंने दीपक फर्टिलाइजर के लिए हुए हैं। मौजूदा भाव देखें अगर दीपक फर्टिलाइजर का, तो इस वक्त 551 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इनको तो काफी नुकसान हो चुका है स्टॉक में, इनकी खरीदारी के लेवल से काफी नीचे भी आ चुका है और करीब करीब 7,000 रुपए का नुकसान ये झेल रहे हैं दीपक फर्टिलाइजर में। कपिल, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? क्या चार्ट्स पर ऑफ वीकनेस दिखाई दे रही है? क्योंकि इनके लेवल से तो काफी नीचे आ चुका है। कुछ रिकवरी दिख रही है या किसी उछाल में एग्जिट करने की राय देंगे या फिर अभी बने रह सकते हैं इस स्टॉक में? जी, इसमें ना थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा व्यू है। जैसे कि हमने मार्केट का एक स्ट्रेंथ एनालिसिस किया होता, सेक्टर एनालिसिस किया होता, वहां पे हमने देखा हुआ है कि फर्टिलाइजर सेक्टर्स हैं या फिर केमिकल सेक्टर्स हैं, वहां पे काफी सारा अंडर प्रेशर रहे हुए हैं। मार्केट जहां पे काफी ऑल टाइम हाई के लेवल के यहाँ पे चल रहे हैं, तो आपको फर्टिलाइजर स्टॉक्स में से, केमिकल स्टॉक्स में से काफी ऐसे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे जो अपने 52 वीक लो के अराउंड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सेक्टर ऑफकोर्स अंडर परफॉर्म तो किया ही हुआ है, लेकिन इस अंडर परफॉर्मेंस के वजह से स्टॉक प्राइस के जो लेवल है वो काफी नीचे के लेवल पे है। काफी सारे स्टॉक अपने 2-2 साल के लोअर बैंड के यहाँ पे भी चल रहे हैं। तो दीपक फर्टिलाइजर पे उनमें से एक ही है कि स्टॉक प्राइस के जो 530 के जो लेवल है वो काफी टाइम पहले के, आई थिंक 2022 के जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां की लोअर बैटन पे चल रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू इस तरीके से बनता है कि आपको इसको समय थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। थोड़े बहुत अपसाइड मोमेंटम आएंगे तो वहां पे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी देखने न पाए। अगर आपका एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आपने इसको बाय किया हुआ है तो लोअर लेवल पे है तो होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक सेल ऑन राइज का ही बनेगा। और ऊपर में जो इसके मैं रेजिस्टेंस लेवल देख रहा हूँ कि 551 के लेवल पे चल रहा है, तो 590 के यहाँ पे इसके स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल भी आ रहे हैं। तो स्टॉक को सेल ऑन राइज की तरह देख सकते हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये है व्यू दीपक का फर्टिलाइजर पर। पूछिए क्या सवाल है। ओके, चलिए ये
इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये सवाल भेजा है, इनके सवाल ले लेते हैं, ये फ़ोन लाइन पे नहीं है। इनके पास टाटा मोटर्स के 36 शेयर है 531 रुपए के भाव पर, और मैनेजमेंट का बयान है कि टाटा मोटर्स के घरेलू बिजनेस यानी इंडिया बिजनेस पूरी तरह से इस फाइनेंशियल ईयर में डेट फ्री करने की तैयारी चल रही है। गौरांग सर, क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट पिक है इनकी, टाटा मोटर्स 531 के भाव पर खरीदा हुआ है। क्या लग रहा है आगे ये तेजी और बढ़ेगी जिस तरह के पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है? तो जब बुरा वक्त चल रहा था इस कंपनी का तब भी हम इसके साथ खड़े थे। मुझे याद है 350 380 पे कोई इसको छूना नहीं चाहता था, और एक बहुत ही पिछड़ा हुआ शेयर माना जाता था, अंडर परफॉर्मर ऑटो सेक्टर का। फिर निरंतर कारोबार की रणनीति में सुधार करते हुए नए मॉडल्स को लॉन्च किए, जेएलआर में रणनीति बदली, और जिस प्रकार से टर्न अराउंड हुआ यूके, चाइना, बाकी अन्य देशों में जहां पर ज्यादातर हाई एंड प्रीमियम गाड़ियां जेएलआर की बिकती है, हिंदुस्तान में भी बिकती है, तो परिस्थिति में बहुत सुधार हुआ। फिर टिप्पणी आई डेट फ्री करने के लिए, और फिर नतीजों में सुधार। हमने मेरे ख्याल से कल परसों ही है, पहले तो खरीदारी की राय काफी समय से है, लेकिन जो लक्ष्य थे नतीजों को देखने के बाद हमने ऊपर की तरफ बढ़ाए, करीबन 735 के आसपास अब हमारा लक्ष्यांक है। ऊपर की तरफ हमने लक्ष्य साधे हैं टाटा मोटर के, तो अगर लंबी अवधि का निवेश है तो निश्चित होकर के बने रहेंगे। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स में कोई दिक्कत नहीं है। 300 के लेवल से गौरांग कह रहे थे इस पर नजर बनी हुई थी, आज 600 के पार आ चुका है, और अभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार नजर डाल लेते हैं बाजार पर, और वीकनेस बढ़ी है। बैंक निफ्टी अब टूट चुका है, 360 अंकों से ज्यादा की वीकनेस बैंक निफ्टी में भी है, और निफ्टी में भी करीब करीब 90 अंकों की कमजोरी यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं। कपिल, एक बार आपसे राय लेना चाहेंगे फार्मा शेयरों पर, क्या कोई ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप आज? क्योंकि कमजोर बाजार में भी आज इन स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कोई ट्रेड लेने की लेना पसंद करेंगे या फिर अवॉइड करें अभी? जी, नो डाउट कि फार्मा स्टॉक्स में काफी टाइम से एक अच्छी खासी मोमेंटम बनी हुई है, और काफी सारे स्टॉक्स हैं जो कंटिन्यूअसली एक ऊपर के मूव के यहाँ पे जा रहे हैं। जो अपनी शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज है, जो अपनी प्रीवियस हाई है, वो काफी इजीली ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे एक लेट्स से कि ध्यान में मेरे आ रहा है एक टोरेंट फार्मा भी है जो अपने 3 दिन की जो रेंज थी वहां पे एक ब्रेकआउट भी कर रहा है, या फिर ऑरो फार्मा है जो कंटिन्यूअसली ऊपर ही चलते जा रहे हैं। तो स्टॉक प्राइस काफी एक्सटेंड तो हो ही गए हैं। ग्लेनमार्क अभी एक अच्छे मोमेंट में आया, लेकिन एक रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो फार्मा में ऑरो फार्मा हम देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ में जो हम डायग्नोस्टिक सेक्टर देखते हैं तो वहां पे भी अभी वो पिछले स्टॉक है उतनी मोमेंटम नहीं आ रही है, लेकिन अभी वहां पे भी एक मोमेंटम आना स्टार्ट हो रही है वैसा लग रहा है। तो लेट्स से वहां पे मुझे मेरी पसंद मेट्रोपोलिस की बन रही है, जो कि स्टॉक ने काफी एक रेंज का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके अभी ऊपर जाने की तैयारी चल रहा है। तो डायग्नोस्टिक सेक्टर में मेट्रोपोलिस मुझे अच्छा लग रहा है। फार्मा स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वहां पे रिस्क और रेशियो थोड़ा सा स्क्यूड हो गया है। लेकिन अभी मेट्रोपोलिस स्टॉक में रिवाइवल जैसे दिखने मिल रहे हैं। तो 1400 के लेवल पे चल रहा है, 1340 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बनेगा, एंड ऊपर में जो इसके अपसाइड पोटेंशियल है वो कहाँ पे 1500, 1520, 1550 तक की हमें देखने मिल सकती है। तो डायग्नोस्टिक सेक्टर को हमें अभी देखना चाहिए। ठीक है, तो फार्मा में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर अभी भी मौके दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब यूग्रो कैपिटल का मैनेजमेंट जुड़ चुका है। कंपनी की एजीएम के बाद कारोबार विस्तार और आगे के लक्ष्य जैसे मुद्दों पर हमने खास बातचीत की कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी शचेंद्र नाथ जी से। शचेंद्र जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सवाल आपसे यही होगा, इस एजीएम के बाद शेयर होल्डर्स को आप किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे, और आगे के लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, भारतवर्ष में स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा सेगमेंट है, आप देखेंगे जितना इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उसमें बड़े बड़े लार्ज कॉर्पोरेट आते हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज आते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा है जहाँ पे इंडिपेंडेंट कंपनियाँ बहुत बड़ी हुई, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, अभी बहुत सारे NBFC और स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रिएशन हो रहा है। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि स्मॉल बिजनेस फाइनेंस की यूग्रो के पास का पोटेंशियल है सबसे बड़ा क्रिएशन करने का। 86 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है, और जो हमने ये डेटा इकोसिस्टम लास्ट विगत 5-7 वर्षों में जो क्रिएट हुआ है उसके आधार पे जो हमने ये क्रिएशन किया है, टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स ड्रिवन
जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड किया है और जो बैंकों की पार्टनरशिप और सपोर्ट है, इससे अब हम बहुत ही आश्वस्त हैं कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो मेरा तो सारे शेयर होल्डर्स को यही एक मैसेज है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम पे फेथ रखें और जैसे कुछ एक कंपनियां जिन्होंने बहुत मल्टीपल फोल्ड में रिवॉर्ड दिया है शेयर होल्डर्स को, यूग्रो में सेम पोटेंशियल है। यानी जिस तरह के ग्रोथ के मौके हैं देश में और जिस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी धीरे धीरे बढ़ रही है, फाइनेंशियल पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, ऐसे में मौका यूग्रो कैपिटल के लिए काफ़ी है। ऐसे में अगले साल तक के लिए शचीन्द्र नाथ जी, कंपनी के क्या लक्ष्य है, किस तरह के टारगेट लेकर आप लोग चल रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा ही एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बजाज फाइनेंस को देखें, 2008 में 7 से 8 हज़ार करोड़ था, आज 4 लाख करोड़ है। हमारे देश में लेंडिंग बिजनेस और स्पेशली लेंडिंग बिजनेस जो छोटे व्यापारियों के ऊपर है, इसके ग्रोथ के पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। हमको ये देखना है कि कैसे हम इस ग्रोथ को एक सस्टेन बेसिस पे मेंटेन कर सकें, अच्छा क्रेडिट कॉस्ट मेंटेन कर सकें और हर समय कैपिटल रेज कर सकें। इसीलिए हमने एक अंतरिम पड़ाव चूज़ किया है। हमने ये बोला है कि हम इस साल 10,000 करोड़, उसके अगले साल 18 से 19,000 या 20,000 करोड़ पे पहुँचेंगे। एक बार हम इस रेंज में जब आ जाएंगे, तब हमने बात जो प्रेजेंटेशन में भी बोला कि हम उसके बाद 30% से 35% की सस्टेन ग्रोथ करेंगे कई दशकों तक। तो यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। शचीन्द्र जी, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे कि अब आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि शेयरधारक जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और आगे की योजनाएं किस तरीके से होंगी, किस तरह से शेप अप होंगी। हमारा फ्यूचर प्लान बहुत ही सिंपल और सरल है। हम अभी नेक्स्ट विगत आने वाले 2-3 वर्षों में कम से कम 10 लाख छोटे व्यापारियों को ऋण की सुविधा देना चाहते हैं। हम 1% मार्केट शेयर लेना चाहते हैं और हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि हर छोटे शहर या बड़े शहर में कोई भी स्मॉल बिजनेस को क्रेडिट की समस्या नहीं हो, जहां हम पहुंच सकते हैं, जिससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े और एक हम बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खड़ा करें जिससे सबको बेनिफिट हो। बैंक्स को बेनिफिट हो हमको पैसा देने से, शेयर होल्डर को बेनिफिट हो हमारे वैल्यू क्रिएशन से, और हमारे बोरोवर्स या कस्टमर को बेनिफिट हो हमारे क्रेडिट की सुविधा से। जी, शचीन्द्र जी, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए और कंपनी के आगे की योजनाओं पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे यूग्रो कैपिटल के मैनेजमेंट हमारे साथ खास बातचीत करते हुए। और अब फिलहाल इस शो को भी यहीं समेटना होगा। सभी एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी, गौरांग जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। मुझे और विश्वमोहन को दीजिए इजाजत, लेकिन विश्वमोहन हमारे साथ